काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करने के लिए नेपाल सुगौली संधि का बार बार जिक्र करता है, जो कि इतिहास में खास महत्व रखती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध में हारने के बाद नेपाल ने 1816 में सुगौली की संधि की थी, जिसके तहत उसे अपना एक बड़ा इलाका खोना पड़ा। आखिर क्या था सुगौली संधि का इतिहास, आइए जानते हैं। काला पानी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर 3 देशों भारत, नेपाल और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। काला पानी से होकर काली नदी गुजरती है। भारत काला पानी को पिथौरागढ़ के उत्तराखंड का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल काला पानी को नेपाल के धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। यूँ तो काला पानी का विवाद कोई नया नहीं है, समय समय पर दोनों देश इस इलाके को अपने अपने नक्शे में दिखाते हैं। भारत का मानना है कि काला पानी भारत का एक अभिन्न अंग है, जबकि नेपाल का मानना है कि काला पानी उसका हिस्सा है। इसी कड़ी में नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने उत्तराखंड के कई इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था। इसी के चलते दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। काला पानी का भारत के लिए महत्व। काला पानी भी डोकलाम की तरह ट्राई जंक्शन पर स्थित है, अर्थात जैसे डोकलाम पर भारत, भूटान और चाइना की सीमाएं मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार काला पानी में भी भारत, नेपाल और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। ये इस इलाके की सबसे ऊंची जगह भी है, इसलिए 1962 के भारत चाइना युद्ध के समय से ही यहाँ ITBP तैनात है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ऊंचाई में होने से ये भूभाग भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि चाइना ने इस हिस्से पर कभी भी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। भारत को डर है कि अगर भारत काला पानी से अपनी सेना हटाता है तो चाइना वहां कब्जा कर सकता है, जो कि हर तरह से भारत के लिए नुकसानदायक होगा। सुगौली संधि का इतिहास। काला पानी विवाद काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत सुगौली संधि के साथ होती है। इतिहास में थोड़ा और पीछे झांकने पर पता चलता है कि साल 1791 में नेपाल के गोरखा कुमाऊं के चंद राजाओं को पराजित कर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे और गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। उस समय वर्तमान उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ था, जहां अलग अलग राजाओं का आधिपत्य था। साल 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन उनको पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। फलस्वरूप गोरखाओं को तत्कालीन गढ़वाल नरेश से संधि करनी पड़ी, जो कि गढ़वाल के लिए आगे चलकर विनाशकारी सिद्ध हुई। आगे चलकर 1803 में गढ़वाल में एक विनाशकारी भूकंप आया। विनाशकारी भूकंप से गढ़वाल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और तत्कालीन राजा प्रद्युम्न शाह और उनके भाई पराक्रम शाह के ग्रह कलेश का फ़ायदा उठाते हुए 1803 को अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में नेपाली गोरखाओं ने गढ़वाल पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया। तत्कालीन नरेश प्रद्युम्न शाह फिर श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून चले आए और उसके बाद सहारनपुर जाके पुनः सेना जुटाकर गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया। इसी के चलते 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुरा के मैदान में हुए इस युद्ध में प्रद्युम्न वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल नेपाली गोरखाओं के अधीन हो गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता मांगी, जिसके बाद अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश सेना ने गढ़वाल की तरफ अपना रुख किया और 1815 में गढ़वाल को गोरखाओं से स्वतंत्र करा लिया। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र अभी भी गोरखाओं के अधीन था। अंग्रेजी सेना ने कुमाऊं को गोरखाओं से मुक्त करने और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा बमशा के बीच संधि हुई और इस तरह की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। उसके बाद 28 नवंबर 1815 को बिहार के चंपारण जिले के सुगौली में ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच एक संधि हुई, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना गया। सुगौली संधि को तत्कालीन नेपाली नरेश ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1816 में नेपाल पर आक्रमण कर दिया और काठमांडू के समीप गोरखाओं को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखाओं को सुगौली संधि स्वीकार करनी पड़ी।
सुगौली संधि पर नेपाल सरकार की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिश ब्रैडशॉ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 को चंद्रशेखर उपाध्याय और जनरल डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा मकवापुर में संधि की सिग्नेचर की हुई प्रतियां एक दूसरे को दी गई। सुगौली संधि के तहत नेपाल को उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा ब्रिटिश सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 वर्षों में जीते गए क्षेत्र, पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल राजशाही और दक्षिण में तराई के अधिकतर क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई और ब्रिटेन की सेना में गोरखाओं की भर्ती की जाने लगी। हालांकि बाद में तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में नेपाल को लौटा दिया गया, जिसके बाद 1860 में तराई भूमि का एक और बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटेन की मदद करने के बदले लौटा दिया गया था। कालापानी विवाद की वजह भारत नेपाल के बीच कोई सीमा समझौता ना होना है। वर्तमान में काली नदी को ही सीमा निर्धारण माना जाता है। कालापानी क्षेत्र का नाम काली नदी से लिया गया है। इस क्षेत्र पर नेपाल के दावे इस नदी पर आधारित हैं, क्योंकि एंग्लो नेपोलिस वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिससे ये काली नदी नेपाल के राज्य की सीमा का मार्कर बन गया था। संधि के अनुसार नेपाल ने पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम के क्षेत्रों को खो दिया। अनुच्छेद 5 के अनुसार नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर अपने दावे छोड़ दिए। संधि के अनुसार ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी। यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार काली नदी का पूर्व भाग नदी के स्रोत पर शुरू होना चाहिए। उनके अनुसार स्रोत लिम्पियाधुरा के पास पहाड़ों में है, जो नदी के बाकी हिस्सों की तुलना में ऊंचाई में अधिक है। नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा से नीचे की ओर शुरू होने वाले खंड के पूर्व में पड़ने वाले पहाड़ उनके हैं। दूसरी तरफ इंडिया कहता है कि बॉर्डर काला पानी से शुरू होती है, जहां भारत कहता है कि काली नदी शुरू होती है। विवाद मुख्य रूप से नदी की उत्पत्ति और इसकी विभिन्न सहायक नदियों की अलग अलग व्याख्या के कारण है, जो पहाड़ों से होकर गुजरती है। जबकि नेपाल का काली के पूर्व का क्षेत्र का दावा लिम्पियाधुरा मूल पर आधारित है। भारत का कहना है कि नदी वास्तव में काला पानी के पास काली कहलाती है। इतिहास के पन्नों से जुड़ी जानकारियां लाना ही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।